जमील साहब, ये बताइएगा कि जाहिर है पाक सऊदी मुआहदे पर बड़ी चहमुगैयां हो रही हैं, खुसूसन पड़ोसी मुल्क भारत में। वजारत खारजा ने ये वाजे किया है कि ये जो मुआहदा है ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि दिफाई नौयत का है। साथ ही हिंदुस्तान को खबरदार भी किया है कि बदअमनी फैलाने से बाज रहे। तो सर, आपको क्या लगता है कि भारत अब होश के नाखून लेगा? बिल्कुल उसको होश के नाखून लेने पड़ेंगे आगे जाके, चाहे या ना चाहे। उसका मैं वजूहात बताता हूँ कि क्यों लेने पड़ेंगे होश के नाखून। उसके कुछ पहलू हैं, मैं बयान करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दुरुस्त है कि वजारत खारजा के तर्जुमान ने जो बात की है। पाकिस्तान तो जब इंडिया के साथ जो हमारा शुरू से दुश्मन हमारा रहा है, जब उसने भी धमकियां देना शुरू की तो पाकिस्तान ने अपने खारजा पॉलिसी के खदोखाल को बड़ी ट्रांसपेरेंट रखा, बहुत वाज़ेह कर दिया कि हम बिल्कुल एग्रेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आपने एग्रेशन किया तो हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 51 है, हम उसके तहत आप फिर हम भी आप फिर अपनी उसका बदला लेंगे। और हमने कर दिखलाया, दांत खट्टे हो गए। जब उन्होंने एग्रेशन की हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के खिलाफ, तो क्या हुआ कि वो उनकी हुई अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 2 के मुताबिक। तो जब उन्होंने खिलाफ वर्जी की तो हमने वो हक इस्तेमाल किया जो हमें इंटरनेशनल कानून। अब आ जाते हैं कि चेमा गोइयाँ वो प्रोपेगेंडा करने वाले कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया। एग्रेशन का इसमें क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल वाजह है कि हम अपने डिफेंस के लिए हमारा अपना भी डेटरेंस निज़ाम, इवन न्यूक्लियर का जो निज़ाम है, हमने एक बारहा कहा है कि ये हमारे अपने डेटरेंस के लिए है, दफा के लिए है। कभी हमने नहीं कहा कि हम ऑफेंसिव करेंगे इसे। इसी तरह सऊदी अरब ने भी कहा इस एग्रीमेंट के बाद, हमने भी कहा ये मिडिल ईस्ट के इस्तेहकाम देगा। और यही वजह है कि देखिए अमेरिका से इसके खिलाफ कोई बयान नहीं आया, इजराइल से कोई इसके बारे में कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि हमने तो शुरू से वाज़ेह कर दिया। अब रहा सवाल कि दो ममालिक अगर अपना एग्रीमेंट करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, तो उसको आप दो लफ्जों में चाहें तो कहते हैं डिफेंस पैक्ट। तो डिफेंस पैक्ट अगर करते हैं तो वो भी इंटरनेशनल कानून के खिलाफ की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि एन उसके मुताबिक है, बल्कि इंटरनेशनल कानून तकवीत पहुंचाता है जेनीवा कन्वेंशन के लॉज ऑफ एग्रीमेंट के तहत। दो मुल्कों के दरमियान दफाई एग्रीमेंट अगर होता है तो उसे यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 102 के तहत वहां डिपॉजिट कराते हैं, वहां रजिस्टर कराते हैं, तो उसको तकवीत में जाती है। जैसा कि 5-6 मुल्कों ने पहले किया हुआ है, स्पेन ने किया हुआ है, फिलीपीन ने किया हुआ है, जापान ने किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है, यूएस के साथ बायलैटरल। इसी तरह नेटो का है आर्टिकल 5, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला। तो इसमें कोई नई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात यह है कि लोग समझते थे कि मुस्लिम दुनिया के ममालिक में वो ताकत, वो इनिशिएटिव नहीं है। तो हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट में, जो कि 15 तारीख को हुई, इस्लामिक अरब समिट, ओआईसी के सारे मेंबरान भी थे और अरब लीग के, उसमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हम तो चाहते हैं कि आप टास्क फोर्स बना लें, और वो भी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक बात की। वो भी हमारे यूएन चार्टर और ओआईसी के चार्टर के मुताबिक बात की। ओआईसी के अपने चार्टर में उसके पैराग्राफ 7 में दिया हुआ है कि आप अपना सिक्योरिटी निज़ाम बनाएं जिस तरह नेटो ने बनाया हुआ है। ये हमारी कम आएगी है हमारे मुल्कों की कि जी हम मजम्मत दर मजम्मत, फिर मजम्मत, उसके ऊपर से और मजम्मत, ये करते रहे हैं हम, और हमने कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया। गजा में वो जेनोसाइड और वो सिलसिला जारी है। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान की बड़ी गोजदार आवाज़ थी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी थी और समिट में भी थी, इस्लामिक समिट में। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो सऊदी अरब तो एक लीड है ना, सऊदी अरब की तरफ पूरी गल्फ कंट्री और मिडल ईस्ट देखती है कि उसने एक इनिशिएटिव ले लिया। ठीक है, अगर आप इस्लामिक समिट में फैसला नहीं कर सके वो, सऊदी अरब ने ये लीड लिया। अब ये ट्रेंड सेटर है, ये छतरी है, और उनको पता है कि इस छतरी नीचे बहुत सारे ममालिक शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो अब रहा सवाल कि हमने बारहा कहा कि ये एक डिफेंस के लिए किया हुआ है, ताकि कोई एग्रेशन अगर होगा तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा पूरा खिता, लड़ाई झगड़ा होगा, तेल बंद हो जाएगा, दुनिया को तेल नहीं मिलेगा, महंगाई हो जाएगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी। तो ये डेटरेंस जो है, इंडिया अब तक क्यों खामोश बैठा हुआ है? पहले 71 तक 3 जंगें हम लड़ चुके थे, उसके बाद
एक उन्होंने कोशिश की, वो दूसरी बात थी जो हमारी पहाड़ों में और कश्मीर में झड़प होती रहती है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर में पहली दफा उसने कोशिश की इंडिया ने एडवेंचर करने की, आपने देख लिया कि उसका क्या असर हुआ कन्वेंशन वार के तहत। हालांकि हमारा डेटरेंस तो अपनी जगह, डेटरेंस इसलिए कि भाई हमसे खिलवाड़ नहीं करना है, हमें दीवार के साथ नहीं लगाना है, ये मकसद उसका होता है। तो अब रहा सवाल कि जब दुनिया ने देख लिया और सऊदी अरब ने देख लिया, अब क्या है कि इस पूरे खिते में स्टेबिलिटी क्यों है? वरना इंडिया पाकिस्तान तो हर 5 साल बाद जंग लड़ते थे, क्यों नहीं हो रही है जब से दोनों मुल्कों ने धमाका किया है? बिल्कुल सर, दोनों मुल्कों के पास ताकत आ गई है। इसी तरीके से सऊदी अरब यानी मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी का ये बहुत अच्छा पहलू है और स्टेप है। यही तो वजह है कि ना व्हाइट हाउस से कोई क्रिटिसिज्म आई है, ना ही इजराइल से कोई क्रिटिसिज्म आई है। बिल्कुल भाई अगर हम इसको स्टेबलाइज करना है, हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन एक अहम चैलेंज है जो पाकिस्तान बड़ी खूबी से निभाता भी आया है और हम सब देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे चलकर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं या फिक्र की कोई बात नहीं है? नहीं, देखिए हम तो टाइट रोप पर चल रहे हैं, और इसलिए नहीं कि हमने इस वक्त तक अपने कदम फूक के रखे हैं। हमने न चीन तो हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है ना, हमने उसके मफाद के कभी खिलाफ नहीं गए। और अमेरिका से जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं बड़े दरीना हैं, बीच में हचकोले आई हैं, चीन से कभी हचकोले नहीं आए हैं। हचकोले आए लेकिन अब फिर इस्तवार हो गए। आपने देखा उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान ने बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की अपनी फॉरेन पॉलिसी रखी। और आपको मैं या नाजरीन के लिए याद दहानी कराता चलूँ कि 26 अप्रैल को जो पहली हमारी सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें फील्ड मार्शल थे, जिसमें पूरी क़यादत थी हमारी सिविलियन, उन्होंने जो 17 पॉइंट्स का एलामिया जारी किया, वो आपका इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, डिप्लोमेटिक लीगल फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक, और उसी पर काम अब तक चल रहा है। उसके बाद 7 तारीख को फिर दोबारा एलामिया, और हमने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिया को बताया था कि देखो हमसे खिलवाड़ नहीं करना है, हमने बताया था कि आप ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवा लो, किसी थर्ड पार्टी से करवा लो। हमने कहा था कि जी पानी आप इंडस वाटर का बंद ना करो, ये हम इसके लिए ये ऐलान जंग होगा। तो पूरी दुनिया के सामने हमने बात की ना, कोई लगी लिपटी तो रखी नहीं, और दुनिया ने इस पर क्रिटिसाइज किसी ने नहीं किया। इसी तरीके से जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, दो इस खिते की और दुनिया की मानी हुई ताकतें, मानी किस लिहाज से, सबसे दुनिया की इस खिते की मजबूत चाइना के अलावा इकोनॉमी जो है वो सऊदी अरब की है, और पाकिस्तान की सबसे मजबूत अस्करी कुव्वत है, मिलिट्री कुव्वत है। दोनों कुव्वतें आपस में मिल गई, विन विन गेम है। माइशत में भी पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है और सऊदी अरब को इसका फ़ायदा है कि ये उनको एक बनी बनाई, पहले से हम कोऑपरेट कर रहे हैं 70-80 सालों से, लेकिन अब उसको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है। अब ये डिफेंस इंडस्ट्री में भी कोलैबोरेशन होगी, जो कि मईशत में बेहतरी होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम सऊदी अरब को सिखलाएंगे, पहले भी सिखलाते थे। कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारे पास है हम सऊदी अरब की भी करेंगे अस्करी लिहाज से। स्ट्रेटेजिक कैलकुलस जो है, पूरा पैराडाइम मिडिल ईस्ट का चेंज हो गया सिक्योरिटी के लिहाज से इसके बाद। और क्योंकि अब चेंज हुआ तो लिहाजा इजराइल को भी 1000 दफ़ा सोचना पड़ेगा ग्रेटर इजराइल के बारे में। रहा गज़ा का ताल्लुक, गज़ा में क्योंकि इसके बायलैटरल एग्रीमेंट में कोई ऐसी क्लॉज है या कोई इंटरनेशनल कानून की कवरेज नहीं है कि आप तीसरे मुल्क से जाके उसको वार्निंग देना शुरू कर दें। आप ओआईसी के प्लेटफॉर्म से तो कर सकते। आपके नाजरीन जानना चाहेंगे कि भाई अगर ये दो हैं तो आप गज़ा की कत्ल वारत के, हमारा दिल रोता है, रुकवाना चाहते हैं, लेकिन जब दो मुल्कों के दरमियान मिलिट्री पैक्ट होता है तो उसमें क्लाज नहीं है ऐसी कि आप तीसरे मुल्क पर चढ़ाई कर दें। तो लिहाजा ओआईसी में एक क्लाज है, ओआईसी के चार्टर में दिया हुआ है कि फ़लस्तीनी काज उसके पैरा नंबर 16 में दिया हुआ है पैराग्राफ में, और आर्टिकल 18 में दिया हुआ है कि उस काज के लिए सारी उम्मा जो है वो कोशां रहेगी और मदद करेगी उनकी। उनको आना चाहिए, और पाकिस्तान उसका हिस्सा है, पाकिस्तान शामिल है उसमें, तो उस लिहाज से तो ठीक है। अदरवाइज ये दोनों ममालिक, हाँ इन पर अब कल इंडिया अगर कोशिश करे कि खिलवाड़ करे पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब खुद ब खुद आ जाता है उसमें। लेकिन सारे डॉक्टर जमील साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि कई खलीजी रियासत अब भी अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी पर हैं, और अमेरिका खुद इसराइल का करीबी इत्तेहादी है। तो वहाँ सोच में क्या बदलाव आया है, खुसूसन कतर के हमले के बाद?
देखें, वो तो अभी जिन पर तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। कतर की मिसाल जब देखी इन खलीजी ममालिक के सरबराहान ने, तो ये उनका सावरन हक है कि वो डाइवर्सिफाई करें। उन्होंने उनके ऑर्डर कैंसिल किए। और कोई भी कभी भी सिक्योरिटी गारंटर तो हम कहते रहे हैं, आप पूरी रिसर्च कर लें, अपने रिसर्चर्स को बता दें, कोई ऐसा उनका म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है ही नहीं। अमेरिका का जापान के साथ है। जापान पे आप चढ़ाई करें, अमेरिका आ जाएगा बीच में। लेकिन खलीजी उसमें कौन अमेरिका की कानूनी जवाज है कि वो आ जाए उनकी दिफा के लिए? हाँ, उसने कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए डिफेंस कोऑपरेशन के, मिलिट्री कोऑपरेशन के। उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है अमेरिका की, क्योंकि पैक्ट नहीं है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के लिए ऑब्लिगेशन है, सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए कानूनी ऑब्लिगेशन है। ये और बात है कि हमारी बाकी बरादराना ताल्लुकात मजहबी बाकी, लेकिन कानूनी ऑब्लिगेशन है, तो वो उधर नहीं थी। तो इसलिए खलीजी ममालिक के लोगों का, अफराद का, सरबराहान का एक वो आस टूट जाती है, सांस टूट जाती है आस टूट जाने से। जिन पर आस किया हुआ था, ट्रिलियन डॉलर्स लगाए हुए थे, उन्होंने कहा भाई अब डाइवर्सिफाई कर लो, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी जंग भी जीती है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कुव्वत है, तो उस कुव्वत को अपने साथ में ला लो। तो उस लिहाज से अब क्रिटिसाइज की आप बात करें, टाइम खत्म हो गया, वरना मैं बताता कि दुनिया में जो क्रिटिसिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर है टाइम तो 1 मिनट में बता दूं, वरना बिल्कुल बता दूं। जी सर, आप अर्ज कर सकते हैं, बोलिए बोलिए। मैं ये बता दूं आपको, मैं वाइंड अप करते हुए, क्योंकि मेरी घड़ी पर भी नजर है, तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया क्रिटिसाइज क्या कर रही है कि सऊदी अरब को अम्ब्रेला मिल गया, अम्ब्रेला मिल गया, ये नारा लगा रहे हैं। भाई हमने तो डिटरेंस के लिए रखा हुआ है, ये तो हमारा इंडियन सेंट्रिक है। हाँ, अगर आप कानूनी बात करते हैं, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बात करते हैं, तो क्या नेटो के जो न्यूक्लियर कंट्री हैं, अगर रशिया से मुठभेड़ हो जाए तो खामोश बैठे रहेंगे? उनका पैक्ट है, उनका पैक्ट जिन मुल्कों से है। अगर वो कल को रोमानिया पे हमला कर देता है, जो कि नेटो का मेंबर है, तो फिर क्या करेगा नेटो? नेटो अपने फुल स्पेक्ट्रम वॉर की तरफ जा सकता है। और इसी तरह अगर सऊदी अरब का कोई इंटरनेशनल कानून, इसकी जब हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया, तो उसमें ऑल स्पेक्ट्रम, हर चीज उनकी हमारे इस्तेमाल में और हमारी उनके इस्तेमाल में कानूनी तरीका है ये। तो अल्लाह करे कभी ऐसी नौबत ना आए। सर, आखिरी 2 सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगी कि सर, एक जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद जो 10 बरस पहले कायम हुआ था, क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम दुनिया के इज्तिमाई दिफा के लिए अब असर नौ फाल किया जा सकता है ताकि इसराइल को एक मजबूत पैगाम दिया जा सके? सर देखें, सिक्योरिटी लैंडस्केप चेंज हो गई। जिस वक्त वो फोर्स बनाई गई थी, उसका पसे पर्दा मकसद कुछ और था, और उसको इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में नहीं रखा गया था। उसको ले आते ओआईसी के अंडर में। मैं आपको बता रहा हूं कि पैराग्राफ 7 के अंडर में ले आते कि भाई हमने ओआईसी के चार्टर के पैराग्राफ 7 के तहत ये जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाया है। वो तो किसी और मकसद के लिए थी। उस वक्त ईरान से ताल्लुकात सही नहीं थे, यमन के ऊपर चढ़ाई की हुई थी उस वक्त। अब वो पैराडाइम चेंज हुआ है, तो उस वक्त के लिहाज से ठीक था। अब उसको, इसी फोर्स को लीगल फ्रेमवर्क में ओआईसी के चैप्टर के उसके ले आए। ये बिल्कुल मल्टीलैटरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म जैसे कि नेटो की है, 31 ममालिक की सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। किसी एक पर हमला, आर्टिकल 5 के तहत नेटो के किसी एक पर हमला सारों पे हमला समझा जाएगा और सारे लड़ पड़ेंगे उससे। तो वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, उस पर सिक्योरिटी काउंसिल भी कुछ नहीं कह सकेगी, उस पर इंटरनेशनल कानून हरकत में नहीं आएगा। लेकिन आप इस्लामिक फोर्स बना के खड़े हो जाएं और उसके बाद आप उस पर किसी लीगल फ्रेमवर्क में उसको नहीं लेके आए, तो बस वो यही है कि बुलबुल की अंतड़ियों में रगे गुल का फांस है, मिसरा तो कुछ नहीं है, फकत ठोस ठांस है। तो वो बस ऑप्टिक्स थे सिर्फ। अभी असल कदम उठाया गया है। डॉक्टर जमील साहब, सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल और इसराइल के क़याम के बाद से मुसलमान रियासतों को मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का सामना है, और मुस्लिम नेटो का बुनियादी ढांचा तो मौजूद है। क्या रुकावट है कि उसे हम इन रियासतों के लिए वार्निंग नहीं बना सके जो मजमूम अज़ाइम रखती हैं? सर जी, मजमून अज़ाइम जो रखती है, अगर नेतन्याहू ने एक नक्शा दिखलाया है ग्रेटर इसराइल का, तो ज़बानी जमा खर्च पर हमने उसको क्रिटिसाइज कर दिया है। उन्होंने अगर ग्रेटर इसराइल का नक्शा दिखलाया है, तो जिन मुल्कों के खिलाफ वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब यानी उसको पूरा करना चाह रहा है और कुछ को कर चुका है, तो वो ममालिक खामोश बैठे हुए हैं। वो ऐसे एग्रीमेंट क्यों नहीं करते?
वो ओआईसी में उन्होंने क्यों नहीं फैसला किया ये? तो फिर सवाल ये है कि ये डरे डरे से, सहमे सहमे से हुक्मरान अब थोड़ा सा दम पकड़ा है कुछ ने, और अब आगे जाके मालूम होता है कुछ और दम पकड़ेंगे। तो फिर ये एक स्टेबिलिटी बरकरार रखने में इजराइल को पता होगा कि अब अगर हमने कुछ किया तो ये सारे मिलके मुझे मारेंगे। अब इजराइल की आबादी तो देखें क्या है। इजराइल की जितनी आबादी है इस वक्त वो कोई 40 मिलियन के करीब है। 70 के करीब थी, उसमें 20-25 मिलियन तो भाग भुग गए एकदम इस टेंशन के बाद। 40-45 मिलियन जो रह गई है, अगर ये मुस्लिम ममालिक के 2.4 बिलियन अफराद अगर एक एक पानी की बोतल ले जाएं 1.5 लीटर की, तो सैलाब आ जाएगा इसराइल में। तो ये हिम्मत नहीं करते दरअसल। और मैं एक दफ़ा नहीं कई मरतबा कह चुका हूँ कि अगर आपने अब की बारी किसकी बारी, ये तो शुक्र है कि ये हो गया है डिफेंस एग्रीमेंट, अगर नहीं होता तो अब की बारी किसकी बारी में कौन किस वक्त आ जाता कोई पता नहीं था। और अब ज़रा थोड़ी सी उनको ख्याल होगा, ख़ासतौर पे सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से। तो लिहाजा मुझे वतन अजीज़ के लोगों को इस मामले में यकीनन मुबारकबाद देनी चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत भी ठीक होगी। और क्योंकि अब हमारा जो एक कानूनी तौर पर आके जोड़ बन गया है सऊदी अरब के साथ, तो अगर हम कमज़ोर हैं तो सऊदी अरब कमज़ोर है, और सऊदी अरब कमज़ोर है तो हम कमज़ोर हैं। मईशत नहीं है तो फिर आपकी कुव्वत नहीं है। तो सऊदी अरब की कुव्वत पाकिस्तान की मईशत से भी